Hello, good morning students. How are you all? Dear students, today we are going to start next topic, that is theories related to the coordination compounds to understand the bonding in coordination compounds. तो फर्स्ट थ्योरी है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो लेट अस सी वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. Alfred Werner obtained a large number of complex products, means coordination compounds, from the reaction between cobalt chloride COCl3 and ammonia. Different products formed were, जो different product बने हैं by the reaction of cobalt chloride and ammonia, वो ये product बनते हैं. And it was observed that on treatment with excess of silver nitrate solution, देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 टाइप्स के डिफरेंट प्रोडक्ट बने हैं, और जब इन कंपाउंड्स को एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया गया तो ये पाया गया कि ऑल क्लोराइड आयंस वर प्रेसिपिटेटेड इन फर्स्ट कंपाउंड. फर्स्ट कंपाउंड में प्लस AgNO3 करेंगे तो Cl जो है प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये तीनों Cl जो है Ag के साथ मिलकर के प्रेसिपिटेट हो जाते हैं AgCl की फॉर्म में. तो मीन्स 3Cl जो ऑल आयंस है Cl माइनस आयन वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट AgCl की फॉर्मेशन की वजह से. सेकेंड कंपाउंड में 2Cl प्रेजेंट आउटसाइड तो 2Cl माइनस आयन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. थर्ड कंपाउंड में 1Cl प्रेसिपिटेट हो जाता है, और फोर्थ में नो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन वाज फॉर्म, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं हुई थी फोर्थ कंपाउंड में. और ये फिर ऑल्सो जो है ही ऑब्जर्व द कंडक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन. इन कंपाउंड्स की सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी को चेक किया तो उसने पाया कि इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोलाइट का जो रेशियो 3:1 था, सेकंड कंपाउंड में 2:1, और थर्ड में 1:1, और फोर्थ में 1. तो इसका रीजन क्या है कि फर्स्ट में देखो 3:1 का मतलब क्या था, 3 आयन Cl माइनस आयन अलग हो गए और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज है वो अलग रही. सेकंड में ये रेशो जो था ये क्या था आपका 2:1, तो 2 आयन जो है Cl माइनस के थे, और एक जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की वजह से था, कॉम्प्लेक्स आयन था. सिमिलरली इसमें एक जो है Cl माइनस की वजह से और एक जो है कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन की वजह से, और लास्ट में सिर्फ एक ही है, उसमें दूसरा जो काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है. और देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंट कंडक्टिविटीज, डिफरेंट कंपाउंड्स की कंडक्टिविटीज अलग थी. क्यों? इसका रीजन ये था बिकॉज ऑल दीज कंपाउंड्स प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, क्योंकि सभी कंपाउंड्स ने सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट दिए, इसीलिए उनकी कंडक्टिविटीज क्या थी, डिफरेंट थी. तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर जो पोस्टुलेट दिए गए थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है metals possess 2 type of valency called primary valency or ionizable valency, and second one is secondary or non ionizable valency. तो इसका मतलब क्या है कि मेटल जो है 2 टाइप की वैलेंसी शो करती हैं. एक तो प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयोनाइजेबल होती है, दूसरी जो है सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयोनाइजेबल होती है. प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी आर दोज विच ए मेटल शोज इन फॉर्मेशन ऑफ इट्स साल्ट. यानी कि प्राइमरी वैलेंसी वो होती है जो एक मेटल शो करती है अपने साल्ट्स की फॉर्मेशन के लिए. यानी कि हम बोल सकते हैं इट कोरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. उस कंपाउंड में उस मेटल की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है. जैसे कि PtCl4 में Pt के ऊपर +4 चार्ज है, COCl3 में CO के ऊपर +3 चार्ज है, COSO4 में Cu के ऊपर +2 चार्ज है, AgCl में Ag के ऊपर +1 चार्ज है. इसीलिए इनकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, 4 3 2 एंड 1. तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है जो मेटल एटम शो करती है, सेकेंडरी वैलेंसीज आर दोज विच ए मेटल एटम और कैटायन शोज टुवर्ड्स न्यूट्रल और नेगेटिव रीजेंट्स. हमने पढ़ा कि प्राइमरी वैलेंसी तो जो मेटल एटम या आयन साल्ट फॉर्मेशन के लिए शो करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, उसको प्राइमरी वैलेंसी बोला गया है. सेकेंडरी वैलेंसी में मेटल एटम जो या मेटल कैटायन हो या मेटल एटम हो जो न्यूट्रल एजेंट्स या फिर
नेगेटिव चार्ज के लीजेंड्स के लिए शो करता है, यानी कि इट कोरेस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम इन कंपाउंड। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा, नंबर ऑफ लीजेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जितने भी लीजेंड्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, तो वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल इन कॉम्प्लेक्सिटी में देखें, PtNH3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद Cl4 CuNH3 Cl3 CuNH3 SO4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखो 6 लीजेंड्स हैं, इसमें भी 6 लीजेंड्स हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो ये क्या है, इनकी सेकेंडरी वैलेंसी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी Pt की, CO की एंड Ag की रिस्पेक्टिवली क्या होगी, 6 4 एंड 2। उसके बाद सेकंड पॉइंट, एवरी मेटल हैज ए टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। हर एक मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करें। और जैसे कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल एटम या आयन होता है, तो प्राइमरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय नेगेटिव आयंस, whereas secondary valencies can be satisfied by both neutral ligands and negatively charged ligands. थर्ड पॉइंट, ligands जब मेटल एटम को अप्रोच करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए तो एक फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो द ligands satisfying secondary valencies are always directed towards fixed position। वो एक सिर्फ फिक्स पोजीशन की साइड से आते हैं इन स्पेस टू गिव ए कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री टू द कंपाउंड। वो जब वो एक फिक्स पोजीशन से स्पेस में ऑक्यूपाई करते हैं, पोजीशन को अरेंजमेंट में जब ऑक्यूपाई करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, विच इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। उसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा, वेरियस ज्योमेट्री कौन कौन सी है, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल भी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। और इस तरीके से जो हमने ये भी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, जैसे कि हमने वहां पर पढ़ा था। तो मेनली हम जो 4 जो है इसके अंदर डिस्कस करते हैं, ऑक्टाहेड्रल करते हैं, स्क्वायर प्लेनर करते हैं, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल करते हैं, और एक टेट्राहेड्रल करते हैं। तो 4 ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हो गए। तो अब देखो वेरियस जो कंपाउंड बने थे उन कंपाउंड्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे जो है वर्नर थ्योरी के बेस पर दिखाएंगे। तो देखें, सॉलिड लाइन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सॉलिड लाइन इंडिकेट या गिव द सेकेंडरी वैलेंसी, और डॉटेड लाइन शो प्राइमरी वैलेंसी। और किसी कंपाउंड में सॉलिड और डॉटेड दोनों लाइन एक साथ हैं, इसका मतलब वो लीजेंड प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करने का काम करता है। तो इसमें देखें NH3 6 है, ये सॉलिड लाइन से है, बट ये जो Cl है 3Cl आर shown with the dotted lines means these 3Cl show primary valency। सेकंड कंपाउंड में भी क्या है, एक जो लीजेंड है Cl, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये दो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर 2 Cl जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पर तीनों Cl बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये तो पढ़ लिया है कि जो वर्नर थ्योरी के बेस पर जो है किस तरीके से हम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर सकते हैं, और कैसे कंपाउंड की स्ट्रक्चर जो है वो शो होती है। अब इसके बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं इस थ्योरी के अंदर। तो वो लिमिटेशंस क्या है, एक तो ये है कि why it is that some metal atoms form coordination compounds not all। ऐसा क्यों है कि कुछ ही मेटल्स, डी ब्लॉक की जो मेटल्स है वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती है, बाकी क्यों नहीं बनाती, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि कुछ कंपाउंड जो है, अब ये जो वर्नर थ्योरी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाती, कि जो वर्नर थ्योरी में ये एक्सप्लेन नहीं हो पाता कि मैग्नेटिक और जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो भी इसके अंदर शो नहीं हो पाता। और जो कलर फॉर्मेशन है वो भी ये शो नहीं करती। सो इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, देखो वर्नर थ्योरी की लिमिटेशंस के बाद जो थ्योरीज नेक्स्ट थ्योरी जो आई हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, लीजेंड फील्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है,
Out of these four theory we have to study only two, that is valence bond theory and crystal field theory. So valence bond theory के postulates में first point क्या है? In this approach, valence bond approach, the basic assumption made is that, basic assumption जो माना गया कि मेटल लीजेंड बॉन्ड अराइजेज, मेटल और लीजेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है कब बनता है? बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय लीजेंड्स टू मेटल एटम और आयन। जब मेटल एटम या आयन को लीजेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तभी मेटल और लीजेंड के बीच का बॉन्ड बनता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दीज इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? दीज इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लीजेंड्स। तो जो इलेक्ट्रॉन लीजेंड्स के द्वारा डोनेट किए गए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए, उनको टेकअप करने के लिए, उनको लेने के लिए मेटल आयन मस्ट पोसेस रिक्विसाइट नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो लीजेंड्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किए जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को टेकअप करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए मेटल के पास में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए इक्वल एनर्जी के। अब आप देखेंगे मेटल के पास तो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल होते नहीं है, तो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसीलिए लिखा है कि दीज ऑर्बिटल्स कौन से? इक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं आर ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम टू गिव ए सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स को बनाने के लिए मेटल एटम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ताकि इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन सकें, फिर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है। थर्ड पॉइंट, समटाइम्स अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। कई बार क्या होगा कि मेटल एटम के अंदर जो n-1d ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को एज फुली एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप किया जाएगा। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड किए जा सकें। टू हाइब्रिडाइजेशन thus making some n-1d ऑर्बिटल्स वेकेंट। मींस हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले मेटल एटम जितना पॉसिबल हो सकता है उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को वेकेंट करती है। ठीक है। द सेंट्रल एटम मेक्स अवेलेबल नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। और कितने ऑर्बिटल्स को जो है सेंट्रल मेटल एटम एम्प्टी करता है, अवेलेबल करता है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल एटम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना है उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो एम्प्टी करता है। फोर्थ पॉइंट, विद अप्रोच ऑफ दीज लीजेंड्स, जब वो लीजेंड्स अप्रोच करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, मेटल लीजेंड्स बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो मेटल और लीजेंड के बीच बॉन्ड बनेंगे बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेट करने से टू बाय द लीजेंड्स टू एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जब मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाएंगे तो आइदर ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ D2sp3 या sp3d2। D2sp3 या sp3d2 जो है इससे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, स्क्वायर प्लेनर बनेगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर बच जाते हैं तब तो उसको पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा। इफ देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल तब हम उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो डायमैग्नेटिक क्या होता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसके बाद एक दो एग्जांपल लेकर के स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया गया है। सो लेट अस सी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कैसे जो है इसको हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन किया है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, फॉर्मेशन ऑफ Cr NH3 6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है? 3 पॉजिटिव चार्ज है।
तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर क्या चार्ज है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन दिस कंपाउंड इज +3। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में क्या होती है Cr की 3d5 4s1। फिर हमने फॉर्मेशन कैसे करनी है, देखो Cr एटम जो है 24 एटॉमिक नंबर है, तो ग्राउंड स्टेट में उसकी हम देखो बॉन्डिंग करेंगे तो सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, हम जो है सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्रोमियम जो है इसके अंदर क्या है 3d5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स ये जो है दीज आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है 4s में है। उसके बाद हमें Cr3+ यानी कि +3 चार्ज है, तो Cr3+ क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में से रिमूव कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 4s से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो यहाँ में हमें Cr3+ जो है क्रोमियम आयन में क्या बन जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन जो इस तरीके से फिल रह जाएंगे, और ये अनपेयर्ड एम्प्टी ऑर्बिटल जो अवेलेबल रह जाएंगे। अब उसके बाद हमें देखना है कि जो लीजेंड्स डोनेट करने वाले कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और मेटल को कितने जो है ऑर्बिटल्स एम्प्टी चाहिए, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। तो देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 ऑर्बिटल्स एम्प्टी चाहिए इक्वल एनर्जी के। तो इसका मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 दीज 6 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। फिर दीज 6 ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3 2 d ऑर्बिटल के और एक 4s का 3 p के, तो D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ Cr3+ आयन क्रोमियम आयन। तो उस केस में देखो ये हाइब्रिडाइज हो गए, इक्वल एनर्जी के अवेलेबल हो गए हैं। उसके बाद क्या है 6 लीजेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, 1 लीजेंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर दिया गया। तो यहाँ पे देखो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन लीजेंड्स एंड मेटल एटम और आयन। तो ये क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ CrNH3 3 पॉजिटिव। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो गई है। फॉर्मेशन के बाद हमें चेक करना है कि इसमें देखो सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है D2sp3, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सी होती है ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है पैरामैग्नेटिक है। एक और है कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं √n/n+2, तो उसका फॉर्मूला होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने को बाद में बताएंगे इसके बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं FeCN6 3-। यहाँ पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन की +3 है, तो +3 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आर्गन 3d6 4s2। उसके बाद +3 स्टेट है, तो पहले तो हम इसकी ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्बिटल की फॉर्म में। तो 3d में कितने होंगे 6 और 4s में 2 4p एम्प्टी है। उसके बाद Fe3+ आयन में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव हो जाएंगे, एंड 1 ये जो पेयर्ड अप है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, सारे अनपेयर्ड रह जाएंगे। फिर अब ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मींस मेटल के पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि क्या वो पेयरिंग से पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर इस केस में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर दें तो हमारे पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो सकते हैं। 2 ऑर्बिटल यहाँ से, एक ये 3 और 3 यहाँ से हो जाएंगे 6। तो हम क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम क्या करेंगे, हमने जब पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या करना है एज फुल्ली एज पॉसिबल उनको पेयर अप करने की कोशिश करना है। तो हम यहाँ पे इसको पेयर अप कर देंगे और हमारे पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए यहाँ से, और एक यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल 6 एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए। और दीज 6 ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड टू गिव D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ Fe3+ आयन। फिर इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किए गए हैं बाय द लीजेंड्स। फिर होगा फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 3-। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इट मींस दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो पैरामैग्नेटिक, और ड्यू टू D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल।
अब एक चीज और देखें, यहाँ पर भी पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पर भी पैरामैग्नेटिक है। अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज हैविंग हायर मैग्नेटिक मोमेंट, तो हायर मैग्नेटिक मोमेंट ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो सिंगली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स इज हैविंग मोर मैग्नेटिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। Next we will discuss with other examples in the next lecture. So this is enough for today. Thank you and have a nice day.